एवरीवन कंफर्म करो, आपको स्क्रीन शेयर दिख रहा है? यस सर। ओके। आज के लेक्चर में डेरिवेटिव्स का जो अगला पार्ट हम लोग सीखने वाले हैं वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्सचेंज ट्रेडेड एंड ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स मार्केट्स, देन डेरिवेटिव मार्केट इवेंट्स इन इंडिया, requirements for the successful derivative market and recommendations of LC गुप्ता कमेटी। ये सारी चीज़ें हम लोग आज सीखने वाले हैं, राइट, पहले लेक्चर में, और बाकी के लेक्चर्स में आगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड वर्सेस ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स मार्केट होते क्या है। डेरिवेटिव्स that trade on the exchanges are called exchange traded derivatives, whereas privately negotiated derivative contracts are called as a over the counter contracts of the counter contracts. The OTC derivative market have the following features compared to the exchange derivatives। जो हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड, जो हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, उन सभी पे, या फिर अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस जो इंडिया में हैं उन पे जो ट्रेड किए जाए हुए डेरिवेटिव्स हैं उन्हें हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कहते हैं। जबकि इनके अलावा जनरल कॉमनली जो निगोशिएटेड प्राइवेट में होते हैं उन सभी को हम लोग कहते हैं ओटीसी डेरिवेटिव्स या ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स। फीचर्स में पहला पॉइंट है टर्म्स एंड कंडीशंस। एक्सचेंज ट्रेडेड पे जो कोई भी डेरिवेटिव्स ट्रेड किए जाते हैं तो उन्हें बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो एक्सचेंजेस की रूल्स एंड नॉर्म्स में होती है वो सभी फॉलो करनी होती है। साथ ही साथ में जो सेबी की गाइडलाइंस हो या फिर अदर गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो उन सभी को भी फॉलो करना पड़ता है। जबकि ओवर द काउंटर के लिए इस तरह की कोई ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं वो कस्टमाइज की जाती है हमारी पार्टीज से। जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं ट्रेड्स में उन सभी से हम लोग इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बारे में अगर सोचें तो हाईली लिक्विड एज दे आर स्टैंडर्डाइज इन नेचर। जो हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड सिक्योरिटीज होती हैं उन सभी सिक्योरिटीज के लिए जो अलग अलग नॉर्म्स या रेगुलेशंस होते हैं उनकी वजह से लिमिटेड रिस्क जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के लिए होती हैं वो सभी कम होने की वजह से ज़्यादातर इस तरह की लिक्विडिटी, हाईली लिक्विड अवेलेबल हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड सिक्योरिटीज में या डेरिवेटिव्स में देखी जा सकती है। जबकि हाईली इलिक्विड ओवर द काउंटर विच इज वाइस वर्सा टू द पर्टिकुलर ओवर द काउंटर ट्रेड्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो इंडिविजुअल नीड या फिर जो हमारे पार्टीज होती है उनकी सबकी कंडीशंस के हिसाब से ही हमारी वहां पे कैश की पोजीशंस अवेलेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द काउंटर पार्टी रिस्क। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में काउंटर पार्टी रिस्क क्या होती है ये देखा है। तो काउंटर पार्टी रिस्क में जो ओवरऑल एक्सचेंज ट्रेड के बारे में अगर सोचें, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स के बारे में सोचें तो सेंट्रलाइज्ड विद द एक्सचेंज, देयरफॉर लिस्ट रिस्की। नॉर्मली अगर एक्सचेंज पे किसी को ट्रेड करना है तो एक्सचेंज पे ट्रेड करते वक्त चाहे वो बायर्स हो या फिर सेलर्स हो। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी भी वॉइस ब्रेक है, क्लियर कंफर्म करो। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, अब चेक करो, इज इट क्लियर? यस सर। ओके। यस। तो काउंटर पार्टी रिस्क जो हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में सीखी थी, सेम वही तरह से अगर डीपली सीखा या फिर डीपली देखा जाए तो नॉर्मल
एक्सचेंज पे जो रजिस्टर्ड ट्रेडर्स होते हैं, बायर्स हो या फिर सेलर्स हो, उन सभी के लिए नॉर्मल एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अबाइड होते हैं, तो उन्हें को फॉलो ही करना है। तो अगर कोई सेलर है या फिर जो एग्रीमेंट लेता है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है, वो एक मार्जिन मनी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सचेंजेस के साथ में या उनके डिपॉजिटरीज या फिर ब्रोकर्स के पास वो रखता है, जिसकी वजह से जो काउंटर पार्टी मतलब जो अदर पार्टी है, बायर्स के लिए काउंटर पार्टी कौन होगा, जो सेलर होगा वो, तो उनकी जो डिफॉल्ट की रिस्क होती है वो कम होती है। ये क्यों होता है? मेजरली बिकॉज इट इज स्टैंडर्डाइज इन नेचर एंड रिलेटेड टू द एक्सचेंज विच आर सेंट्रलाइज्ड, राइट। देन अगर इसी के बारे में अगर ओवर द काउंटर के बारे में सोचें तो ये हमारी डिसेंट्रलाइज होते हैं। जो इंडिविजुअल पार्टीज होती है वो इंडिविजुअल पार्टीज अलग अलग जगह से ट्रेड कर सकते हैं, तो शायद काउंटर पार्टी की रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, ज़्यादातर रिस्की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने ऑन ओवर द काउंटर, सपोज हम मुंबई में हैं और किसी दिल्ली के एक ट्रेडर के साथ हम लोगों ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे एक डील फाइनल किया कि ज़्यादातर हम लोग आने वाले फ्यूचर डेट पे सो एंड सो अमाउंट की डेरिवेटिव या फिर सो एंड सो अमाउंट की जो एग्जैक्टली फिजिकल डिलीवरी है एसेट की वो कंटिन्यू करेंगे या कंप्लीट करेंगे। लेकिन दिल्ली का जो ट्रेडर था वो डिफॉल्टर निकला और उसने हमने जो उसे पेमेंट असेट दी थी या असेट डिलीवर की थी उसके लिए उसने पेमेंट ही नहीं किया, तो हमारे लिए वो पर्टिकुलर एरिया या फिर पर्टिकुलर ट्रेड नुकसान में जा सकता है, राइट। फोर्थ पॉइंट इज लिवरेज एक्सपोजर लिमिटेड एज पर लिमिट्स सेट बाय द एक्सचेंजेस। लिवरेज मतलब क्या? जो एडिशनल मार्जिन या एडिशनल अमाउंट जो मिलती है ट्रेड कंप्लीट करने के लिए, वो लिवरेज के लिए यहाँ पर जो लिमिट्स होते हैं वो जो एक्सचेंजेस है हमारे, उन एक्सचेंजेस से स्पेसिफाई करके दिए जाते हैं, जबकि ओवर द काउंटर के लिए इस तरह के लिवरेजेस अनलिमिटेड होते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स मार्जिन मतलब क्या कि अगर हम लोग सपोज फॉर एग्जांपल अंडरलाइन एसेट की वैल्यू 100 रुपीज़ है और एक्सचेंज पे ट्रेडेड किए जाने वाले डेरिवेटिव्स के लिए जो ओवरऑल प्रीमियम है वो प्रीमियम 50 रुपीज़ है, राइट। तो 50 रुपीज़ की वैल्यू के हिसाब से जितनी हमारी ओवरऑल लॉट साइज होगी उसे हम लोग कंपेयर करके या कैलकुलेट करके जितनी अमाउंट वहाँ पे उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए हमें लगने वाली हो उतनी अमाउंट के लिए हम लोगों को मार्जिन वहाँ पे हमारे डीमैट अकाउंट में या फिर हमारे जो एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग उस अकाउंट में मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ये लिमिट्स या रूल्स जो होंगे ये हमारे एक्सचेंजेस जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनकी पास से हमें ज़्यादातर स्पेसिफाई किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट अनदर वन इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। इस तरह की कोई भी सच सिस्टम मार्जिनिंग के लिए अवेलेबल नहीं होती है ओवर द काउंटर के लिए। रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में अगर सोचें तो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑब्वियसली एक्सचेंज ट्रेडेड सिक्योरिटीज होंगी, तो स्टॉक एक्सचेंजेस एज वेल एज जनरल एंड लीगल बैंकिंग सिस्टम ऑफ द नेशन विल बी द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, ठीक है। And in case of over the counter there are no specific regulatory authority but is an indirectly regulated by the Indian nation's legal and banking system। जो हमारी RBI है, RBI इन तरह के ओवर द काउंटर ट्रेड्स को गवर्न करती है, साथ ही साथ में एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स को भी गवर्न करती है। 7th नंबर का पॉइंट है रूल फॉर रिस्क शेयरिंग फॉर्मलाइज्ड बाय द एक्सचेंज। जो रिस्क शेयरिंग के लिए रूल्स होते हैं वो हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड के बेसिस पे होते हैं या नॉर्मली एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स या एक्सचेंज ट्रेडेड वैल्यूज जो होती हैं उनके बेसिस पे इस तरह की सभी रूल्स वहाँ पे सेट किए जाते हैं। ओवर द काउंटर के लिए इस तरह के कोई भी रूल्स नहीं होते अगर अनलेस एंड अनटिल किसी इंडिविजुअल पार्टीज ने उन्हें बनाया हो तो। देन पॉइंट नंबर 8 इंफॉर्मेशन शेयरिंग स्ट्रक्चर्ड एंड ट्रांसपेरेंट। जो कोई भी इंफॉर्मेशन हो रिलेटेड टू द
पर्टिकुलर ट्रेड वो कंप्लीटली एक्सचेंज ट्रेडेड सिक्योरिटीज के लिए स्ट्रक्चर्ड होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब जितने भी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स के लिए ओवरऑल अवेलेबल है पब्लिकली, वो सभी ट्रेडर्स के लिए इवनली अवेलेबल है। किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए कम, ऐसे अलग अलग क्लासिफिकेशंस वहाँ पे नहीं होते हैं। जबकि ओवर द काउंटर ट्रेड्स के बारे में अगर हम लोग सोचें तो इनमें कंप्लीटली इंफॉर्मेशन शेयरिंग अनस्ट्रक्चर्ड होती है और नॉन ट्रांसपेरेंट होती है। कोई भी दो अलग अलग ट्रेडर जो अलग अलग एरिया में सिचुएटेड है या फिर एरिया में है, तो उन सभी के लिए अगर ज़्यादातर असेट के लिए, अंडरलाइंग असेट के लिए या फिर डेरिवेटिव्स के लिए या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो कोई भी इंफॉर्मेशन वो एक दोनों दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, वो एक तो ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी या मे भी वो फॉर्जरी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्सचेंज ट्रेडर वर्सेस ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स मार्केट। नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक्सचेंज ट्रेडर रेगुलेटेड एंड स्टैंडर्डाइज होते हैं जो हाईली लिक्विड होंगे, बल्कि कस्टमाइज्ड और हाईली इलिक्विड और डिसेंट्रलाइज्ड जो ट्रांजैक्शन होंगे वो ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शंस होंगे। एवरीवन, ये तीनों पॉइंट क्लियर? देन सेकेंड थिंग, the second point in this particular lecture is the derivative market events in India। शुरुआत से लेकर अभी तक कौन कौन से ऐसे डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए अलग अलग चेंजेस हमारे इंडिया में हुए थे या फिर जो कोई भी क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स हुए थे, वो सभी यहां पर है। सबसे पहले 14 दिसंबर 1995 में एनएससी ने आस्क्ड सेबी फॉर अ परमिशन टू ट्रेड इंडेक्स फ्यूचर। जो हमारी सेबी की है, सेबी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उनसे परमिशन ली कि इस तरह के इंडेक्स फीचर्स के लिए, फ्यूचर्स जो है हमारे डेरिवेटिव्स हैं, उनके लिए हम लोग कुछ एडिशनल मेजर्स लेने चाहते हैं और उसी तरह से जो ओवर द काउंटर ट्रेड्स होते हैं उनको हम लोग स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। तो 14 दिसंबर 1995 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इस तरह के डेरिवेटिव्स ट्रेड के लिए परमिशन ली सेबी से। 18 नवंबर 1996 सेबी ने एलसी गुप्ता कमेटी फॉर्म की, जिसमें एक पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इंडेक्स फीचर जो थी वो हम लोगों को पूछी गई एलसी गुप्ता कमेटी को कि आप जाके फाइंड आउट करो कि इस तरह के कोई एडिशनल हमारे पास में नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें चाहिए, तो उनके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क आप सजेस्ट करिएगा। 11 मई 1998 को एलसी गुप्ता कमेटी लगभग 2 साल के बाद उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया रिगार्डिंग दी पर्टिकुलर पॉलिसी फ्रेमवर्क, और उन्हीं पॉलिसी फ्रेमवर्क को कंप्लीट करने के लिए या कंसिस्ट करने के लिए 7 जुलाई 1999 को, एक साल बाद, आरबीआई ने परमिशन दिया फॉर ओवर द काउंटर फॉरवर्ड्स रेट्स एग्रीमेंट्स, एफआरए जिसे हम लोग कहते हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के लिए। 24 मई 2000 को सिमेक्स चूज द निफ्टी फॉर ट्रेडिंग द फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑफ एन इंडियन इंडेक्स। तो अलग अलग लेवल की जो डिफरेंट इंडेक्सेस थी, डिफरेंट जो इंडाइसेस थी, तो उन्होंने सभी ने इस तरह के जो फ्रेमवर्क्स है, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, तो उनके साथ ऑप्शन और फ्यूचर्स, साथ ही साथ फॉरवर्ड्स ट्रेड करने के लिए वहां पे परमिशन ली या फिर इंटरेस्ट दिखाया। Similar day, 25th May, in the next day, SEBI gave permission to the NSE and BSE to do the index future trading. What is index future trading? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंडेक्सेस देखी थी, इंडाइसेस, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए BSE है या सेंसेक्स है, और NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए निफ्टी 50, निफ्टी 200, निफ्टी जूनियर, इस तरह की कुछ अलग अलग इंडेक्सेस थे। तो उन इंडेक्सेस के लिए भी ये इंडेक्सेस एज अंडरलाइन एसेट ट्रीट की जाएगी और उनकी वैल्यूज के लिए आने वाले फ्यूचर्स ट्रेडिंग वहां पर किए जाएंगे।
ऐसी परमिशन सेबी ने एनएससी और बीएससी दोनों को दी। देन 9 जून 2000 ट्रेडिंग ऑफ बीएससी सेंसेक्स फ्यूचर कमेंस्ड एट द बीएससी। जो बीएससी 9 जून 2000 को सेंसेक्स फ्यूचर, सेंसेक्स क्या है, इंडाइसेस है, तो इंडाइसेस के जो फीचर्स हैं वो ट्रेडिंग 9 जून को फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई। देन उसके बाद नेक्स्ट 12 जून 2000 को निफ्टी के फ्यूचर्स वहां पे ट्रेड होना शुरू हुआ। 31 अगस्त 2000 को जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऑफ निफ्टी टू कमेंस एट अ सिमेक्स, जो अलग स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर भी ट्रेड होना शुरू हुआ। जून 2001, जुलाई 2001 इस तरह के एडिशनल ट्रेडिंग सेशंस जो थे वो स्टार्ट हुए अलग अलग लेवल पे। जबकि इस तरह की एक एडिशनल जो चेंज हुआ वो सितंबर 13, 2004 को वीकली ऑप्शन बीएससी पे ट्रेड होना शुरू हुआ। बीएससी के वीकली ऑप्शंस, अब वीकली ऑप्शंस मतलब क्या? ऑप्शन एंड फ्यूचर्स एक तरह के डेरिवेटिव्स हैं। जनरली पहले मंथ टू मंथ एक्सपायरी के लिए इस तरह के फीचर्स वहां पे अवेलेबल थे, जबकि 13 सितंबर के बाद इस तरह की वीकली सेटलमेंट के लिए वीकली एक्सपायरी के साथ में ऑप्शंस बीएससी पे ट्रेड होना शुरू हुआ। इसी तरह से अलग अलग करेंसी फ्यूचर्स, मिनी इंडेक्स फ्यूचर्स, देन छोटा सेंसेक्स एटसेट्रा, निफ्टी डेप्टी फ्यूचर्स या सीएनएक्स डेप्टी फ्यूचर्स, ये सभी फीचर्स एक के बाद एक शुरू हुए। ये पर्टिकुलर फाइल जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, इन सभी के साथ साथ अलग अलग जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट है, इन इवेंट्स के लिए मैं आपको पीडीएफ फाइल भी शेयर करूंगा और ये माइंड मास्टर फाइल भी शेयर करूंगा। इनमें जो डेट्स और इवेंट्स हैं, इनमें से मेजर इवेंट्स जैसे कि लॉन्च ऑफ इंडेक्स फीचर्स या फिर लॉन्च ऑफ इंटरेस्ट रेट फीचर्स या फिर बीएससी जो हमारी करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट कब शुरू हुई, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इनमें है ये हमारी आने वाली इंटरनल एग्जाम्स के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स विच इज हैपेंड इन द इंडिया रिगार्डिंग टू द डेरिवेटिव सेगमेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे हैं रिक्वायरमेंट फॉर अ सक्सेसफुल डेरिवेटिव मार्केट। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सक्सेसफुल डेरिवेटिव मार्केट? एनीवन, क्या आप लोग बता सकते हो कि कौन कौन से ऐसे अलग अलग सक्सेसफुल डेरिवेटिव मार्केट के लिए रिक्वायरमेंट्स हो सकती है? एनीथिंग? चलो ट्राई करो। रेगुलेटरी, ओके, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। नेक्स्ट, ओके ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग कौन कौन से फ्रेमवर्क्स या फिर कौन कौन से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर हो सकती है। पहले हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। डेरिवेटिव मार्केट्स प्रोवाइड अ मेनी economic utilities. Most importantly, they provide much required risk management tools which helps to bring the price stability in the economy. Derivative markets are also very useful in a price discovery mechanism and also gauge where the company economy is heading in the near future. But without any formal regulation mechanism and control, there is always a danger that derivative markets may also be a tool for excessive speculation and uncontrolled leverage, resulting in an economic disaster like the global meltdown of 2008। जो हमारे क्राइसिस हुए थे 2008 के 2007-8 के लिए, जो लेमन ब्रदर्स बैंक्स थी, तो उनके लिए जो क्राइसिस आए थे, तो उन्हीं की वजह से सभी
इफेक्ट हम लोगों को इंडिया में भी देखने को मिले थे, राइट। तो ऐसी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होगी, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर दी हुई है नीचे। पहला, अंडरलाइंग मार्केट। बिफोर द लॉन्च ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, it is important that there is a functioning underlying market. For example, अगर निफ्टी की डेरिवेटिव्स अगर मार्केट में ट्रेड करने के लिए हम लोग अवेलेबल करके दे रहे हैं, तो निफ्टी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। ये बेसिक फीचर वहां पे इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नेक्स्ट, दिस मीन्स अ प्रॉपर लिक्विडिटी, market structure, legal and compliance surroundings as well as the customer acceptance। ये सभी अंडरलाइंग मार्केट के जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी वहां पे मीट होनी चाहिए। द डेरिवेटिव आर अ नेचुरल इवोल्यूशन of the cash markets. First, you trade the cash products and then forward the market develops, either as a non-standardized forward market or a standardized future market. Once that market works, one can add an option market, again either non-standardized or standardized. Very important, of course, it is that the need to the list of the trade derivatives is accepted by the marketplace. Only with a well-functioning interplay between the various market segments will the derivatives market flourish. At the same time, the underlying market will become the more efficient, liquid and successful. जो अंडरलाइंग मार्केट होता है उस अंडरलाइंग मार्केट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होना या फिर अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, राइट। ऐसा क्यों, तो ओवरऑल जो हमारी डेरिवेटिव्स होंगे उन डेरिवेटिव्स को ट्रेड करते वक्त, उन डेरिवेटिव्स के ट्रेड होते वक्त इस तरह की सभी सिक्योरिटीज या फिर जो डेरिवेटिव्स है वो लिक्विड, एफिशिएंटली और सक्सेसफुली ट्रेड होनी चाहिए, जिसके लिए अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर, लीगल कंप्लायंसेस, साथ ही साथ में कस्टमर का एक्सेप्टेंस भी रिक्वायर्ड हो। सेकेंड थिंग, इकोनॉमिक कंडीशन। इसका नाम ही कहता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो भी हमारी सक्सेसफुल फ्यूचर और ऑप्शन एक्सचेंज के लिए रिलेटिवली हाई जीडीपी और रिलेटिव स्टेबल इकोनॉमीज के लिए कंसिडर होती है। Such conditions would seem to be the conducive to the development of almost any market. Derivatives market, however, exists because there is an instability in the prices of the underlying products. Even if overall price level is relatively stable, certainty there would be no reason to have the derivatives for the product whose price is controlled by the government. Condition for a successful development of the derivatives market, an economy with a high income, although low inflation, is clearly desirable for variety of the reasons. It is not necessary. अगर ये रिक्वायरमेंट है फिर भी ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन जो इकोनॉमी होगी वो हाई इनकम के साथ और लो इन्फ्लेशन के साथ वहां पे जरूरी है डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए टू परफॉर्म द सक्सेसफुल डेरिवेटिव मार्केट। देन financial infrastructure. The next thing, a nation with a well-developed financial infrastructure should be in a better position to develop the derivatives market than one without such system. Nevertheless, the development of at least the parts of the infrastructure can be part of the development of the market. In fact, the promise of the futures and option market may serve as the impulse of the developing of improving the banking, clearing and settlement system. जब फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली जो ओवरऑल कंट्री में जो ओवरऑल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, फाइनेंशियल नेटवर्क्स जो है वो सभी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। बिकॉज जब इन्वेस्टर्स के बारे में सोचें हम लोग, जब ट्रेडर्स के बारे में हम लोग सोचेंगे तो उनके लिए अवेलेबल फैसिलिटी रिगार्डिंग द बैंकिंग एंड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम्स वहां पे होनी जरूरी है। अगर ऐसा ना हो तो फॉर एग्जाम्पल अगर सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम नहीं होता या फिर ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम नहीं होता तो अगर दिल्ली में बैठे हुए किसी एक ट्रेडर को
अगर मुंबई में बैठे किसी दूसरे इन्वेस्टर के साथ ट्रेड करना हो तो उसके लिए अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर या अकाउंट डिपॉजिट्स या फिर वहां पे मैन्युअली उन्हें सभी इन चीजों को कंप्लीट करना पड़ता था, राइट। तो इस तरह की सभी वेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगी वो हमारी डेवलप होनी जरूरी है टू ट्रेड इन द डेरिवेटिव मार्केट। देन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम जो ऊपर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें वो हमारी इफेक्टिव होनी चाहिए, साथ ही साथ में फंक्शनिंग होनी चाहिए। जनरली ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यूज द क्लियरिंग हाउसेस टू सेटल ऑल ट्रांजैक्शन। ये क्लियरिंग हाउसेस क्या होते हैं ये हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा है। The existence of the clearing house means that individual customer do not need to worry about the ability of willingness of a counterparties to honor their financial obligation। जो counterparty की risk हमारी over the counter होती है वो exchange traded securities में नहीं होगी because there is an effective clearing and settlement system। Instead, the clearing houses ensures that the completion of both side of the transactions, buying और selling दोनों साइड से होनी चाहिए। ये बेसिक वहां पे रिक्वायरमेंट जो होगी वो क्लियरिंग हाउसेस या सेटलमेंट सिस्टम जो होगी वो इंश्योर करेगी। This includes the existence of the margining system and the system for the ensuring that payments are made in a timely fashion by and to the members of the clearing system. Generally, this requires the close coordination with the banking system। जो हमारी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम होगी ये कहाँ से होगी, तो जो हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होंगे उनसे। कैसे? से फॉर एग्जांपल अगर एक्स पर्सन है उनका डिमैट अकाउंट किसी ए डिपॉजिटरी के पास है या ए ब्रोकर के पास है और दूसरा वाई पर्सन है जिसका डिपॉजिट अकाउंट बी ब्रोकर के पास में है, तो जब भी कभी बाइंग एंड सेलिंग के लिए ट्रांजैक्शंस के लिए अमाउंट्स वहां पे लगेगी तो उनके लिए दोनों इंडिविजुअल पार्टीज को अपने अपने ब्रोकर्स के साथ कुछ ना कुछ फंड्स जमा करने होंगे और फंड्स जमा करने के लिए वो कहाँ से फैसिलिटेट होंगे, तो वो जाके अलग से मतलब जो हमारे बैंक अकाउंट्स होंगे उन बैंक अकाउंट में से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। और ऐसे फंड ट्रांसफर करने के लिए या ऐसे फंड्स जब ट्रांसफर होंगे तो इस तरह की सभी सेटलमेंट सिस्टम्स जो होगी वो अच्छे से परफॉर्म होगी, राइट, और इमीडिएट हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो जब बायर्स होंगे तो बायर्स के लिए पैसे जमा होंगे, उनके अकाउंट में से कट होंगे और सेलर्स के अकाउंट में वो डिपॉजिट होंगे उन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज के लिए या उन पर्टिकुलर डेरिवेटिव्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रेन्ड पर्सनल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, an important aspect of the financial infrastructure as well as the trained financial professional in addition to those who take the customer's order, who takes the customer orders and those who execute the orders. There must be a qualified personnel to perform all the back office tasks such as clearing and settlement, compliances and the product development. For formal training programs are needed, but much of their learning comes from the direct market experience. Here, we should recognize the initiative taken by the NSC, BSC in the direction of the especially NSC, right? तो नॉर्मली इन तरह के जो ट्रेंड पर्सनल्स हैं, तो इन तरह के ट्रेंड पर्सनल्स मतलब कौन, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेस है। ये ह्यूमन रिसोर्सेस ज़्यादातर फाइनेंशियल मार्केट के लिए या फिर फाइनेंशियल मार्केट में लिए जाने वाले सभी फंक्शंस के लिए जो डेरिवेटिव्स होंगे उनके लिए जो फंक्शनिंग होगा उन सभी के लिए वो स्किल्ड होने चाहिए, जिनके लिए एनएससी बीएससी अलग अलग तरीके के कोर्सेस वहाँ पर ऑफर करते हैं टू द जनरल पब्लिक कि वो उन पर्टिकुलर कोर्सेज को स्टडी करें और उनके बेसिस पे आने वाले जो इन सेगमेंट्स हैं इन सेगमेंट्स में डिफरेंट लेवल्स पे जॉब कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे एनआईएसएम के कुछ कोर्सेज हैं जो डिफरेंट इस तरह के एनसीएफएम एनआईएसएम इस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करती है। देन इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, तो one of the important consideration in the building the financial infrastructure is the international participation. That is, the
द फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन FIIs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती है वो भी यहाँ पर आनी चाहिए। उन्होंने भी इस तरह की सभी ट्रेड्स में अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। साथ ही साथ में जो न्यू फीचर एंड ऑप्शंस होंगे वो इस पर्टिकुलर पीरियड में जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से या इंटीग्रेशन की वजह से ज़्यादातर आए हैं, तो उन सभी के लिए एक नया मार्केट डेवलप करने के लिए या आल्सो कंसिडर द एक्सटेंट टू विच it will be the part of the very affected by the international financial system, right? Then integration should be the evaluated from the two perspectives: the degree of the participation for the international traders and the degree of the participation of the domestic market users in other foreign markets. तो अलग अलग जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन के लिए फैसिलिटेट होना चाहिए डेरिवेटिव मार्केट कि आउटसाइड फ्रॉम द इंडिया और आउटसाइड फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री दूसरे जो हमारे ट्रेडर्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं, उन सभी को इस तरह की पार्टिसिपेशन फैसिलिटेट होनी चाहिए। देन फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। इसमें बेसिक अगर हम लोग देखें तो फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द वन दैट द फर्म्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू वारंट द कस्टमर बिजनेस, एंड द अदर इज दैट द clearing houses system must be strong enough to protect the strong members from the weak ones. इनका मतलब ऐसा है कि जो जिनके पास में फाइनेंशियल लिक्विडिटी ज़्यादा है और जिनके पास में फाइनेंशियल लिक्विडिटी कम है, इन दोनों की जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट यहाँ पर प्रोटेक्ट होने चाहिए। अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से ये सारी ओवरऑल जो मनी मैनेजमेंट्स होंगी या पार्टिसिपेशन होगी अलग अलग लेवल्स पे, वो सभी यहाँ पर मॉनिटर होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। If there is one necessary condition for the development of the derivative exchanges, it is that this activity must be permitted by the law and the derivative contracts must be legally enforceable. In some jurisdiction, it will be necessary to enact the statutes that make explicit that derivatives transactions are legal. तो जो कोई भी इस तरह के डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिर क्लियरिंग सेटलमेंट्स होती हैं, उन सभी के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जो कि वैलिड हो और साथ ही साथ में जिसका लीगल एग्जिस्टेंस भी हो। सभी जुरिस्डिक्शंस जो फ्यूचर एक्सचेंजेस के लिए होंगे या फिर जो हमारे डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस होंगे, तो उनके लिए गवर्नमेंट का रेगुलेशन होगा ही, राइट। इनके अलावा जो जनरली एक्सेप्टेड गोल्स of these regulation are market integrity, financial integrity and customer protection, ये सभी फॉलो होने चाहिए। इन सभी का ओवरऑल लुकआउट इन पर्टिकुलर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में देखना कंप्लीट देखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग सोचे तो सबसे लास्ट वाला पॉइंट मार्केट स्ट्रक्चर में जो है उसी को हम लोग देखेंगे। सेकंड, second last point, the specific market structure issues that include whether a derivatives exchange should be a part of exchanges for underlying product. In case of equity derivatives, it is particular, or whether it should be in a separate entity. अलग अलग तरीके की अलग अलग लेवल की इस तरह की सभी जो मार्केट के सेगमेंट्स हैं उनको हम लोगों को कंसीडर करना है। द एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर is a moving target. It varies from the country to country and from market to market. Within that country also, it can also change very quickly. Those planning to enter the market must be prepared with the flexibility in nature. तो जो मार्केट स्ट्रक्चर होगा तो वो मार्केट स्ट्रक्चर हमारे ओवरऑल जो बाकी सभी ट्रेड्स हैं, बाकी सभी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन्हीं की बेसिस पे उन्हीं की तरह इस तरह से ट्रेड होना चाहिए, राइट, या फिर उन्हीं की तरह फ्लक्चुएट होना चाहिए और उनके लिए भी अलग अलग तरीके के रेगुलेशन एंड फ्रेमवर्क्स रेडी होने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज द नॉलेज ऑफ डेरिवेटिव्स।
No market can survive unless there are enough customers who are aware of the benefits of the products offered by the market या offered in the market. Derivatives are no exception. Additionally, if those responsible for the legal regulatory oversight are non-convinced that the products benefits to the society, they are likely to impose the inappropriate and unnecessary regulation on the derivatives market. तो अलग अलग तरीके की डेरिवेटिव मार्केट के लिए जो बेसिक नॉलेज होना है वो कस्टमर्स के लिए, जो बेनिफिट के लिए अवेयर हो उनके लिए। तो इसके लिए डेरिवेटिव से रिलेटेड अवेयरनेस सेबी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो वो इस तरह के अलग अलग नॉलेजेस प्रोवाइड या फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट करती है, राइट। तो ये थे हमारे डिफरेंट requirements of a successful derivative market. The next one is the recommendation of LC Gupta Committee. हम लोगों ने derivatives market of India में जो chronological events हमने देखे, उन chronological events में LC Gupta Committee जो इन तरह की recommendations जिन्होंने दी है, तो उनके ऐसे कौन कौन से recommendations थे कि जो यहाँ पर यूज में लिए गए। तो ये सभी चीजें हम लोगों को यहाँ देखनी है, जिनमें एक के बाद एक ऐसे टोटल 11 to 12 पॉइंट्स हैं जो उनकी रिकमेंडेशन थे। जो लैंडमार्क स्टेप थी, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया थी, उन्होंने एलसी गुप्ता कमेटी को अपॉइंट किया था, राइट, ऑन 18 नवंबर 1996, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी मई 11 1998 को, जिन्होंने सबमिट की थी, राइट। तो उनके बेसिस पे जो अलग अलग रिकमेंडेशंस उन कमेटी ने दिए थे वो सभी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। हम लोग एक के बाद एक देखते हैं। फर्स्ट the committee is strongly of a view that there is an urgent need of introducing the financial derivatives to facilitate the market development and hedging in the most cost efficient way against the market risk by the participant such as mutual fund and other investment institution। जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस थी उन सभी की इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे डेरिवेटिव्स मार्केट में अलग अलग सेगमेंट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने चाहिए, उनकी ज़रूरत है। ऐसी एक स्पेसिफिक बेसिक जो रिकमेंडेशन या फिर नीड वहाँ पे उन्होंने पहले बताई। सेकेंड थिंग, देयर इज अ नीड फॉर इक्विटी डेरिवेटिव्स, interest rate derivatives and currency derivatives also. This is the second recommendation of the LC Gupta committee, because if only we trade for hedging securities जो है hedging करने के लिए इस तरह की नीड ज़रूरी है, जबकि दूसरा थिंग कि इन तरह के डेरिवेटिव्स कौन कौन से आने चाहिए, इक्विटी के लिए, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के लिए और साथ ही साथ में करेंसी डेरिवेटिव्स के लिए। ये सभी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी। Next thing, futures trading through derivatives should be introduced in the phased manner, starting with the stock index features। जो हमारी स्टॉक इंडेक्सेस थी उनकी फीचर्स के साथ में इस तरह की फ्यूचर ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, which will be followed by the option on an index and later on option on a stock also। It will exchanges the efficiency and liquidity of the cash market in equities through the arbitrage process। आर्बिट्रेज के बारे में हम लोगों ने सीखा है, आर्बिट्रेटर कौन होते हैं ये हम लोगों ने सीखा है, लेकिन इससे रिलेटेड जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हम लोग आगे चल के सीखेंगे ही। फोर्थ पॉइंट इज द देयर शुड बी टू लेवल रेगुलेशन। टू लेवल रेगुलेशन मतलब क्या, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स, दैट इज एक्सचेंज लेवल एंड सेबी लेवल। एक्सचेंज लेवल जहां पे एक्चुअल में फंक्शनिंग होगी, जहां पे एक्चुअली ट्रेड होगा, एंड सेकेंड थिंग इज द सेबी लेवल विच विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। Further, there must be a considerable emphasis on the self-regulatory compliances of the derivative exchanges under the overall supervision and the guidance of the SEBI. The derivative trading should be
The next point, the derivative trading should be initiated on the separate segment of existing stock exchanges having an independent governing council. The number of trading members will be limited to the 40% of the total number, and the chairman of the governing council will not be permitted to trade on any of the stock exchange. जो गवर्निंग काउंसिल होंगे उनके कोई भी चेयरमैन होंगे उनको इस तरह की परमिशन नहीं होगी. The next point, the 6, 7 and 8. The settlement of derivatives will be through an independent clearing corporation or clearing houses which will become the counterparty for all trades, or alternatively the guarantees the settlement of the trades. तो इस तरह की क्लियरिंग हाउसेस या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है इनका रिकमेंडेशंस किन्होंने दिया था? तो एलसी गुप्ता कमेटी ने एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द डेरिवेटिव्स मार्केट उन्होंने इस तरह के सजेशंस दिए थे कि काउंटर पार्टी रिस्क जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में या फिर अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें देखी जा सकती है तो वो नहीं देखी जाए या फिर नहीं हो, इसलिए इस तरह के क्लियरिंग हाउसेस की सेटअप होनी चाहिए. राइट. 7th नंबर पॉइंट, द डेरिवेटिव्स एक्सचेंज विल हैव ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड एडिक्वेट सर्वेलेंस सिस्टम. It will disseminate the trade and prices information on the real-time basis through 2 information vending networks. It should inspect the 100% of members every year. जो कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम होगी तो उनके लिए जो प्राइसेस होंगी तो वो प्राइसेस और साथ ही साथ में ट्रेडिंग जो कोई भी होगी वो ऑनलाइन होगी, जिनके लिए सर्विलेंस सिस्टम डेवलप किया जाएगा. Then the next thing is there will be a complete segregation on the client money at the level of the trading clearing member and even at the level of clearing corporations. Point number 9 is the trading and clearing member will have strict eligibility conditions, and at least 2 persons should have passed the certification program approved by the SEBI. तो ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स जो होंगे तो उनमें से तो एटलीस्ट 2 पर्सन जो होंगे वो सेबी से इस तरह के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो क्लियरिंग हाउसेस के लिए है वो पास होने चाहिए, उनकी मेंबरशिप होनी चाहिए. The clearing members should deposit minimum rupees 50 lakh with the clearing corporation and should have the net worth of 3 crore. ये रिकमेंडेशन किसने दिया था? एलसी गुप्ता कमेटी ने. राइट. द रिमूवल ऑफ द रेगुलेटरी प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स बाय म्यूचुअल फंड्स while making the trustees responsible to the restrict the use of derivatives by mutual fund only to the hedging, portfolio balancing and the not for the specification. The next recommendation is the operation of the cash market on which derivatives market will be based needed improvement in many respects, and the remaining 2 recommendations are the criteria of the derivation cell and the derivation advisory committee and economic research wing by SEBI जो चाहिए थी. तो वो रिकमेंडेशंस भी इन्होंने इस तरह के क्राइटेरिया इस तरह के रिकमेंडेशन है सभी डिफरेंट क्रिएशन ऑफ डेरिवेशन सेल जो था वो, और साथ ही साथ में डेरिवेटिव एडवाइजरी जो थी एडवाइजरी कमेटी या इकोनॉमिक रिसर्च विंग जो सेबी में बननी चाहिए, इसके लिए भी इन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे. डिक्लेरेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एज सिक्योरिटीज अंडर द सेक्शन 2H ऑफ द SCRA and Securities Commodities Regulation Act and the suitable amendments in the notification issued by the central government in June 1969 under the section 16 of the SCRA. ये सभी यहाँ पर जरूरी होंगी. ठीक है एवरीवन. तो ये सभी रिकमेंडेशंस हम लोगों को सिर्फ समझने के लिए, ज़्यादातर इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे. मेजरली एलसी गुप्ता कमेटी ने रिकमेंडेशन कब दिए थे या सेबी ने उन्हें कब अपॉइंट किया था, इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं. क्लियर.
बेसिक इनकी अपॉइंटमेंट और उनकी रिपोर्ट उन्होंने कब दिए थे, ये बेसिक 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं। एवरीवन, अभी फर्स्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने सीखा डेरिवेटिव्स 5 के डिस्टिंग्विश ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड वर्सेस ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स मार्केट, देन जो इवेंट्स हुए डेरिवेटिव मार्केट से रिलेटेड इन इंडिया वो सभी क्रोनोलॉजिकल, रिक्वायरमेंट ऑफ द सक्सेसफुल डेरिवेटिव मार्केट एंड रिकमेंडेशन ऑफ द एलसी गुप्ता कमेटी, ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर